बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिए थे जी। टैक्स क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए थे और पहले 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। अब यहाँ छोटा सा एक काम हमारा उसमें रहता है, रिटर्न्स एंड असेसमेंट एंड अपील्स। ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल एरिया जो है ये है। और साथ साथ हमारे पास अभी इनकम टैक्स में से जो करने वाला काम है, एक लॉसेस का एक चैप्टर है जिसे अभी हमने थोड़ा सा और देखना है। और बाकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इधर उधर बिखरी होंगी, जिनको अब हम समेटते हुए इंशाल्लाह चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मेन काम आ जाएगा सेल टैक्स का। एक जिक्र सेक्शन 207 में एक जिक्र आता है टैक्स अथॉरिटीज़ का, यानी जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं उनके क्या नाम होंगे और किस तरह से चल। हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे हम FBR बोलते, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये जो कमिश्नर एक ओहदा होगा हमारे पास। फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जाहिर है ये चीफ है और ये उसके नीचे सबॉर्डिनेट आ गया। फिर उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स वाले लोग आ जाए। इस तरह के कुछ नाम लिखे हुए ऑफिसर्स के नजर आएंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं। असल में आ गया जी, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। असल में हो क्या रहा है, आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ, एक नॉर्मल टैक्स ईयर हमने कब से शुरू किया जी? 1 जुलाई से, ठीक है ना, और एंड हुआ 30 जून पर। ये तो ईयर एंड हो गया। जैसे 30 जून 2024 ईयर एंड हो जाएगा। इस पीरियड में हमने जो कुछ कमाया हुआ होगा, अब इसका हिसाब हमें एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट को जमा करवाना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म को हमने फिल करना है। इस फॉर्म का नाम है रिटर्न, ठीक है ना। अब किसने रिटर्न जमा करानी है और किसने रिटर्न जमा नहीं करवानी है? हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। और रिटर्न फिर फाइल करने की कोई तारीख होगी, जाहिर है कोई बताया जाएगा कि जी फलां तारीख के अंदर अंदर आप ये रिटर्न फाइल करें। तो सबसे पहले तो आ गया कि अब किसने रिटर्न जमा करानी है। क्या हम 25 करोड़ अवाम है, सबने रिटर्न जमा करानी है, या किसने करानी है किसने नहीं करानी? फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर। इसका मतलब हर साल की बात हो रही है। एवरी कंपनी ने हर हालत में रिटर्न जमा करवानी है, क्या है उसे प्रॉफिट हुआ, क्या है उसे लॉस हुआ। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर ए टैक्स ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 6 लाख, आजकल 6 लाख है। ये जरा साथ साथ देखते जाना, बाद दफा यहाँ कोई चेंज आई होती है तो जरा वेरीफाई भी होती चली जाएंगी, ICAP की बुक से देखते जाइएगा। 6 लाख हमारी जनाब मैक्सिमम एग्जाम्प्ट लिमिट है। इसका मतलब है अगर किसी बंदे की तमाम हेड ऑफ इनकम से इनकम 6 लाख से कम है तो उसको रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप में से कोई बच्चा रिटर्न नहीं जमा करवाता ना, इसीलिए जमा नहीं करवाते कि या आपकी इनकम है नहीं, या अगर है तो वो 6 लाख से कम है। ये साल की इनकम की बात हो रही है, फॉर ए टैक्स ईयर की बात हो रही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिटर्न जमा करवानी है। उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न उसने जमा करवाने हैं। एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर अ टैक्स ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। हमने पढ़ा कि जहां जैसे डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स कट गया, कोई और इस तरह की चीज आ गई, जहां फाइनल टैक्स के अंदर जिसकी रिटर्न चली गई तो उसने भी अपनी रिटर्न जमा करवा देनी। ये 4 बुनियादी बातें आ गई, हमने रटा लगा लिया। कंपनी ने रिटर्न जमा करानी है, हर पर्सन ने जिसकी टैक्सेबल लिमिट 6 लाख से ज्यादा की इनकम है उसने जमा करवानी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने करवानी है, हर वो बंदा जिसकी इनकम फाइनल टैक्स रेजीम में आ रही है। अच्छा जी, फिर भी करानी है क्योंकि ये तो अलग ही हेड ऑफ इनकम है ना। अच्छा जी, फिर आ गया, अब गवर्नमेंट एक ये बात समझती है, इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अगर हम किसी बंदे को रिटर्न जमा करवाने पे कायल कर लेंगे ना, यानी उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न की लगा देंगे, तो फिर हम उससे टैक्स निकाल ही लेंगे। क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ उसके अंदर आएगा ना, फिर उसकी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इतना ये जो हम कहते हैं ना टैक्स चोरी कर लिया, टैक्स हम गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे चीज़ें, ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। कोई आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई प्लॉट, कोई गाड़ियाँ, कोई फुला, कोई डिमांड, फिर आप काबू में आ जाएंगे अगर आप रिटर्न जमा कराने में कामयाब हो जाएंगे।
इसलिए गवर्नमेंट अजीबोगरीब तरह के कवानीन बनाती रहती है, वो भी रिटर्न जमा कराए, 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 ताकि लोग जब नेट में आएंगे तो फिर आगे टैक्स निकलना शुरू हो जाएगा। पहला बुनियादी उसूल तो यही 4 बातें आ गई। पर्सन और क्लॉज ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। किसी और बंदे को भी बोर्ड नोटिफाई कर दे कि भाई आपने रिटर्न जमा करानी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि फिर भाई मेरी तो 6 लाख से कम है, फिर उसे जमा करवानी पड़ेगी। ये तो बेसिक आ गया। इन एडिशन टू द अबव, रिटर्न इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द पर्सन। ये 6 बातें रटा लग गई, 5 बातें। फिर हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। अगर एक बंदे ने 1 साल में रिटर्न जमा करवाई, इसलिए करवाई कि उसकी इनकम जो थी टैक्सेबल हो गई थी। मसलन फर्ज कर ले एक बंदे ने 2023 में रिटर्न जमा करवाई, अब 24 में उसे रिटर्न जमा करवानी है, भले उसकी इनकम बीटीएल भी हो जाएगी। बीटीएल का मतलब है बिलो टैक्सेबल लिमिट, 6 लाख से कम भी हो जाए, और 2025 में भी जमा करवानी पड़ेगी, भले इनकम बीटीएल भी हो जाए। बात समझ आ रही है? हाँ, अब 2026 में भी बीटीएल हो, अब वो रिटर्न जमा ना कराए। यानी 1 साल रिटर्न जमा करवाई तो अगले 2 साल रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, भले आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे भी चले जाए किसी हालात की वजह से। क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड फॉर ए टैक्स ईयर। हमने लॉसेस का जिक्र किया थोड़ा थोड़ा। हमने कहा लॉस का फायदा अगले सालों में भी हो सकता है। लॉस के 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं जब चैप्टर में चलेंगे ना। एक सेम ईयर में लॉस का फायदा होता है, और एक नेक्स्ट ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर में फायदा होता है। सेम ईयर का तो मतलब उसी साल एडजस्ट करना, इधर उधर एडजस्ट नहीं हुआ, अगले साल बेनिफिट उठाना है। तो अगर अगले साल बेनिफिट उठाना है तो भाई फिर रिटर्न भी जमा करा के चलेंगे ना। आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जिस बंदे ने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है फिर वो अपनी रिटर्न जमा करवा कर चले, ताकि फिर ही तो उसका लॉस जिंदा रहेगा ना, वरना तो लॉस खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद, अब ये वो फजूल किस्म के छोटे छोटे कवानीन जहाँ से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम किसी तरह लोगों को टैक्स नेट में ले आए। owns immovable property with a land area 500 square yard or more or own any flat located, ये ऐसे ही आपने डाटा लगा लेना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, उसने रिटर्न जमा करवानी है। own immovable property with a land area of 500 square yard or more located in the rated area। rated area का मतलब है शहरों की आबादी, वो बने हुए हैं लिस्टें, लेकिन आपने तो ऐसे ही लफ्ज़ याद कर लेना है बस। ओन अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया, अब ये लोगों को हम फंसा रहे हैं सिर्फ। ओन अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, ठीक है ना। अगर 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है तो फिर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, आपने रिटर्न जमा करवानी है, ठीक है ना। एक वक्त था, यहाँ बड़े बड़े अजीबोगरीब कवानीन बनते भी रहते हैं, फिर कभी ठीक भी कर लेते हैं, फिर बना देते हैं। एक वक्त था जब अभी ये मोबाइल इतने ज़्यादा नहीं आए हुए थे, तो पीटीसीएल का जिसके घर में फ़ोन लगा हुआ था ना, तो वहाँ ये भी लिखा हुआ था कि जिस बंदे के घर में पीटीसीएल का टेलीफोन लगा हुआ उसने भी रिटर्न जमा करानी है, ठीक है ना। असल में गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही चाह रही है कि गवर्नमेंट के ख्याल में, ये उनका कंटेंशन गवर्नमेंट की है कि यार अगर कोई आदमी 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी रखे हुए है और वो ये कहता है मेरी 6 लाख इनकम नहीं है साल की, तो झूठ बोल रहा है। इससे रिटर्न जमा कराए, एफबीआर वाले इसके झूठ को निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह यहाँ भी यही कंटेंशन है कि यार अगर इतना बड़ा घर है, ये फ्लैट है, इन एरिया में वो बंदा रह रहा है, तो फिर ला महला उसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा ही है, अदरवाइज वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। असल में ये गवर्नमेंट इस एंगल से ये कवानीन बना रही है, लेकिन क्योंकि आपने रटा लगाना है तो भाई अब आपको याद करना पड़ रहा है, इसलिए नंबर ज़्यादा देख के आपको वो लग रहा है। हैज़ ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर, और अगर किसी के पास नेशनल टैक्स नंबर उसने लिया हुआ है फिर उसने रिटर्न जमा करानी है। इज द होल्डर ऑफ द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द एनुअल अमाउंट ऑफ बिल एक्सीड 500,000। वो कहता है अगर किसी के पास कमर्शियल बिल है, उसका कमर्शियल जगह का किराए रह रहा है या अपनी जगह है, और वहाँ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा हुआ है और साल का बिल 5 लाख से ज़्यादा आ रहा है, तो अगेन गवर्नमेंट यही सोच रही है कि अगर ये बंदा 5 लाख साल में बिजली का बिल यानी वो यूटिलिटी का बिल दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है,
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम ये मान लें कि ये 50,000 महीने का कमा नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, कुछ प्रोफेशंस को भी उठा लिया। Is a resident person registered with any chamber of commerce, industry or any trade or business association or any market committee or any professional body including Pakistan Engineering Council? सारे इंजीनियर ने रिटर्न जमा करानी है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, सारे डॉक्टर ने जमा करानी है। सारे वकीलों ने जमा करानी है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जमा करानी है। सारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने जमा करानी है, ठीक है ना। ये ऐसे भी लिखी हुई बात, तो ये आपने रटा लगा लिया और कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन ये पूछ लेता है, एग्जामिनर ये बात पूछ लेता है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। अच्छा, एक तो ये आपने याद कर ली बात। अब एक दूसरी बात आ गई है, पर्सन नॉट लाइबल टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 115। द फॉलोइंग पर्सन आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न। फॉलोइंग पर्सन: विडो, ऑर्फन बिलो एज ऑफ 25 ईयर, disabled person or non-resident person shall not be required to furnish a return of income for a tax year solely by reason of, वो जो कह रहा है, वो जो पीछे हमने कहा था ना, प्लॉट और ये इनकी वजह से अगर वो रिटर्न में फाइल कर रहा है। एक है कि कोई विडो है, ऑर्फन है, डिसेबल्ड पर्सन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अगर इनकी इनकम ही 6 लाख से ज्यादा है तो फिर इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है, उससे इम्यूनिटी नहीं है। ये नहीं कह रहा लॉ कि विडो रिटर्न जमा नहीं कराएगी, डिसेबल्ड पर्सन रिटर्न जमा नहीं, वो कह रहा है इन वजूहात से जमा नहीं कराएंगे, ठीक है ना। एक विडो है, ऑर्फन है, डिसेबल्ड पर्सन है, उसके पास ये घर है या ये फ्लैट है या ये, इस वजह से रिटर्न नहीं जमा कराएगा। हाँ, रिटर्न जमा कराने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह क्या है कि 6 लाख से अगर उसकी इनकम ज्यादा हो गई है तो फिर तो रिटर्न जमा करवानी है, लेकिन इन वजूहात से रिटर्न जमा नहीं करवानी है। अच्छा जी, मोटर व्हीकल भी इसके अंदर शामिल है। घर और एसेट की वजह से जो रिटर्न जमा करवानी थी वो इन 4 लोगों ने जमा नहीं करवानी। विडो ने जमा नहीं करवानी, डिसेबल्ड एंड ऑर्फन बिलो एज ऑफ 25, डिसेबल्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट। एक बंदा पाकिस्तान से बाहर है, उसके 10 प्लॉट हैं यहाँ पाकिस्तान में, उसने तो रिटर्न नहीं जमा करानी, बिकॉज इस वजह से इसने रिटर्न नहीं जमा करवानी, ठीक है ना। अच्छा जी, इसी तरह वो जो सेक्शन 7E लगाया था हमने, इम्प्यूटेड इनकम वाला, वहां भी देखें रेजिडेंट के ऊपर लगाया था वो इम्प्यूटेड इनकम, जो नॉन रेजिडेंट है उसके ऊपर वो वाली भी नहीं लगी थी। वरना तो सब जो पाकिस्तान से बाहर वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में अपने प्लॉट्स खरीदना बंद कर देंगे, तो हम तो बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने की बातें कर रहे होते हैं ना, फिर ये हमारी पॉलिसी उसके रास्ते में रुकावट बन जाएगी। तो ये भी उसी तरह की बात है। अच्छा, ये बात अलग से एग्जामिनर पूछ लिया करता है, जो एक्सेप्शन होती हैं वो एग्जामिनर अलग से पूछ लेता है। अच्छा, अब आपने वेट नहीं करना, इसको रोजाना का काम जितना हम यहाँ पढ़ेंगे इसको आज ही जाके याद आपने कर लेना है। अदरवाइज तो ये चैप्टर ऐसा है कि हम कहें कि यार अच्छा भाई से पढ़ लो खुद ही। यहाँ डिस्कशन करने का फायदा ये हो रहा है कि आपको आधी बात यहाँ याद होगी है, आधा काम आप घर जाके कर लेंगे, तो ये काम आज ही मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ? अगर साल मुकम्मल नहीं हुआ क्या पहले भी रिटर्न मांगी जा सकती है? ये सेक्शन हमें ये वाली बात समझा रहा है। अ कमिश्नर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर अ पर्सन और पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में बी टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम by the date specified in the notice for a period of less than 12 months। इसका मतलब है, इसका आंसर तो हो गया यस। Where person has died, अगर किसी बड़े आदमी की डेथ हो जाए और कमिश्नर को लगे कि यार कल को इसके वर्सा तो ये सारी जायदाद तकसीम करके खाक हो जाएंगे, फिर मैं टैक्स किससे लूँगा, क्योंकि जब तक जिस दिन उस तारीख बंदा मरा है उस दिन तक का उसने टैक्स देना है। तो कहता है यार अभी तो 3 महीने ही गुजरे हैं। कहता कोई बात नहीं, 3 महीने का नोटिस दें इसके वर्सा को कि इन 3 महीने का टैक्स जमा करें, ठीक है ना। पर्सन हैज डाइड, तो जब वो कहता जनाजा बाद में पढ़ाना है, पहले टैक्स जमा करा दे इसका। द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट और गोइंग इनटू लिक्विडेशन। और तीसरी बात आ गई, द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। कमिश्नर को पता चलता है कि कोई आदमी परमानेंटली पाकिस्तान से बाहर जा रहा है,
तो वो उसके जाने की तारीख तक का हिसाब भी उससे मांग सकता है कि पहले आप अपने मामलात क्लियर करें और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान छोड़ेंगे। द कमिश्नर अदरवाइज कंसिडर्ड इज अप्रोप्रिएट टू रिक्वायर सच रिटर्न टू बी फर्निश्ड। 3 बातें तो बता दी। इसके अलावा ये वाली बात है कि अगर कोई और इसके अलावा ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं तो भी कमिश्नर जो है वो रिटर्न डिमांड कर सकता है फॉर रिटर्न टैक्स ईयर खत्म होने के लेस देन अ ईयर, यानी टैक्स ईयर खत्म हुए बगैर भी रिटर्न मांगी जा सकती है। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, हमेशा रिटर्न टैक्स ईयर खत्म होने के बाद, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक डेट देगी गवर्नमेंट, उसको हम ड्यू डेट बोलेंगे। ड्यू डेट पर खुद जमा करानी है, हमने खुद जमा करवानी है। हम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर कमिश्नर हमें नोटिस देके हमारे से रिटर्न मांग सकता है। लेकिन क्या साल खत्म होने से पहले भी मांग सकता है? तो हाँ, वो ये 3 सर्कमस्टांसेस और ये चौथी एक प्रोविजन, इन 4 हालात में पहले भी मांगी जा सकती है। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम ए पर्सन? द कमिश्नर में बाय नोटिस। अच्छा, ये तो वही बात आ गई, वो 2, अब जरा उसको मैंने अलग अलग कर दिया। इफ द पर्सन हु हैज फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी, अच्छा नहीं, ये 114(4) का जिक्र हो गया, ठीक हो गया। पहले बात 114(3) की। 114(3) हमें बता रहा था कि साल से कम अरसे की रिटर्न मांगी जा सकती है कि नहीं मांगी जा सकती। 114(4) कह रहा है कि नहीं, साल की बात हो रही है, एक बंदे ने रिटर्न जमा नहीं करवाई है। सेक्शन 114 कहता है हर आदमी ने रिटर्न जमा करवानी है। कहता है अगर किसी ने नहीं जमा कराई तो क्या कमिश्नर मांग सकता है कि बस उसने खुद ही जमा करानी है? अब ये वो वाली बात हो रही है। The commissioner may by notice in writing require any person who in commissioner's opinion is required to file a return of income for a tax year or assessment year but has failed to do so to furnish return of income for that year। वो कहता है कि यार अगर कमिश्नर बंदा नजर आता है, कमिश्नर हमने पूरे मुल्क में ना उनमें सर्कल्स में उसे बांटा हुआ है, मसलन हम गार्डन टाउन में बैठे ना तो यहाँ एक इनकम टैक्स का खास कमिश्नर है जिसके अंडर ये एरिया होगा। वो देखते हैं यार ये बंदा दुकानदार है, इसकी इतनी दुकान चल रही है, वो जाके अपने रिकॉर्ड में देखता है तो रिटर्न ही कोई नहीं आई हुई। क्या ये उसे कह सकता है कि रिटर्न जमा कराएं? ये वो सेक्शन आ रहा है। या एक बंदे ने पिछले साल रिटर्न जमा करवाई थी, इस साल नहीं करवाई है, क्या कमिश्नर उसे कह सकता है कि रिटर्न जमा करवाएं? तो उसका आंसर आ रहा है यस, within 30 days from the date of service of notice or such longer or shorter period। ठीक है। अब 2 बातें। if the person who has filed return for any of the last 5 completed tax year, वो कहते हैं कि अब ये बंदा कौन है, इसने इस साल रिटर्न नहीं जमा। अब हमारा आखिरी साल कौन सा क्लोज हुआ हुआ है? अभी तो 24 तो नहीं है ना, 23 की रिटर्न थी ना, आप ऐसे समझते हैं। वो कहता है कि जी एक बंदे ने 2023 की रिटर्न जमा नहीं करवाई, ये ईयर है जिसका कमिश्नर देखना चाह रहा है कि क्या मैं इससे रिटर्न मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता। क्या लिखा हुआ है? इफ द पर्सन हु हैज फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। 2023 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया। इससे पीछे चलें जी, 2022, 2021, 2020 और 2000। अगर वो कहते हैं इन 5 सालों में अगर कोई भी रिटर्न जमा करवाई हुई है, मसलन हो सकता है उसने 2019 की करवाई हो, फिर 20, 21, 22, 23 की जमा नहीं करवाई, या हो सकता है 2021 की जमा करवाई है, ना 19, 20 की करवाई है, ना 22, 23 की जमा करवाई है। क्या लिखा हुआ है? Any such notice may be issued in respect of one or more of the last 5 completed tax year or assessment year। बस आपने टैक्स ईयर याद करना, असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वैसे ही लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ वैसे आपको बात, लेकिन अभी उसको इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है। ये पुराने इनकम टैक्स लॉ में असेसमेंट ईयर भी होता था, टैक्स ईयर भी होता था। अब सेल्फ असेसमेंट, अभी सेक्शन 120 पढ़ेंगे ना तो ये बात समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको छोड़ दो, आपने टैक्स ईयर ही पढ़ना है, टैक्स ईयर ही लिख कर भी आना। अच्छा जी,
वो कहता है भाई अब कमिश्नर इस बंदे को नोटिस जारी करना चाहता है, किस किस साल का नोटिस जारी कर सकता है? जिसकी रिटर्न जमा नहीं करवाई पिछले 5 सालों की, ठीक है ना। मसलन इस बंदे ने रिटर्न जमा करवाई थी 2021 की, तो हम इसको नोटिस दे सकते हैं कि भाई 2023 की रिटर्न भी दो, 22 की रिटर्न भी दो, 20 की भी दो, 19 की भी दो, लेकिन हम इससे 2018 की रिटर्न नहीं मांग सकते, भले इसने जमा करवाई थी या नहीं करवाई थी। बात समझ आ गई? 2018, 17, 16 वो जो था वो इसे हजम हो गया, अब उसकी रिटर्न इससे नहीं मांगी जा सकती। लेकिन किससे? अगर पिछले 5 साल में इसने कोई कम से कम एक रिटर्न जमा करवाई है, और अगर इसने एक भी जमा नहीं करवाई, इफ द पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर, नोटिस में बी इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। फिर इससे पिछले 10 साल अगर इनमें इसने कोई रिटर्न जमा नहीं करवाई, फिर लास्ट 10 रिटर्न्स जो हैं वो डिमांड की जा सकती है। बात समझ आ रही है? फिर भी 11वें साल की रिटर्न नहीं मांगी जा सकती, ठीक होगी बात। लेकिन एक और प्रोविजन है, प्रोवाइडेड फर्दर that the above time limitation shall not apply if the commissioner is satisfied on the basis of the reason to be recorded in writing that the person who failed to furnish his return has foreign income or on foreign assets। इस वाली प्रोविजो का सारा सेरा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब। आज हमें बड़ा एतराज़ होता है ना कि जनाब पर्सन स्पेसिफिक हो गए हैं, ये हो रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे बदनसीब मुल्क में रहते हैं, सदा से ऐसे ही है। ये प्रोविजो एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। जब पनामा हमने खोला, पनामा में हम 30 साल की रिटर्नें मांग रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब से। 10 साल से पीछे तो जा नहीं सकते। एक नई प्रोविजन ऐड की, कानून में एक नई शिक डाली गई कि नहीं एक शिक डालें कि अगर किसी के फॉरेन एसेट्स हैं तो फिर उससे क़यामत तक, जब से कायनात शुरू हुई है वहाँ तक की रिटर्न मांगी जा सकती है। पर्सन स्पेसिफिक लॉ बना के, पहले लॉ बनाया फिर अप्लाई किया। तो आज जो नए नए कवानीन बातें हो रही हैं, इससे परेशान ना हुआ करें। ऐसे ही होता है, जब किसी की क़यामत आई होती है फिर ऐसे ही होता है, वरना तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो पूछे जाए 10 साल से पीछे तो जा ही नहीं सकते थे आप, लेकिन क्योंकि अब आपने एक बंदे को रगड़ना था एक काम में, तो आपने पहले प्रोविजन डाली है और कहा कि नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी यहाँ हो। अब ये बाकी सबके भी गले पड़ गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता है हमारा बदनसीब मुल्क, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जनाब, तो 2 बातें हमें नजर आई, मोटी मोटी 2 बातें। अगर पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न जमा करवाई है तो मैक्सिमम 5 साल, अगर कोई रिटर्न नहीं जमा कराई तो मैक्सिमम 10 साल। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं तो क्या क़यामत तक, जब से कायनात शुरू हुई है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उस टैक्स ईयर से लेकर आज तक की रिटर्नें मांगी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तक की रिटर्नें मांगी जा सकती हैं। बस आपका जो है एमन फील्ड में वो होना चाहिए, अपार्टमेंट होने चाहिए, ठीक है ना, अपार्टमेंट्स होने चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, फॉरेन एसेट्स होने चाहिए। ऐसे फिर हम कवानीन बना लेते हैं और फिर इस तरह से आगे चलते हैं। ओके, पावर टू डिमांड रिटर्न। अब इसके ऊपर अगर कोई छोटे छोटे एग्जामिनर ने सवाल बनाने शुरू किए यहाँ तक, तो कैसे बनेंगे? मिस्टर कामरान हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न आफ्टर टैक्स ईयर 2019। On 15th June 2022, Commissioner want to issue notice for filing of return to Mr. Kamran. For how many tax year return can be demanded in the absence of any other information? तो कहते बस यही डाटा है, इसका मतलब है फॉरेन एसेट्स नहीं है। बस यही डाटा है का मतलब है फॉरेन एसेट्स नहीं है। आखिरी रिटर्न कब जमा कराई है? 2019 में। कब नोटिस जारी करना चाहते हैं? 15 जून 2022। 22 तो अभी क्लोज नहीं हुआ। लास्ट कंप्लीटेड ईयर कौन सा है? 21, ठीक है ना। 21 से पीछे चले 5 साल, ठीक है ना। तो लास्ट 5 कंप्लीटेड ईयर कौन से बनेंगे फिर आपके? 21, 20
19, 18, 17, इसमें से उसने 19 की जमा करवाई हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब है 2017 से पीछे अभी नहीं हम जा सकते। हाँ, 17 से पीछे कब जा सकते हैं? अगर कोई फॉरेन एसेट्स हमारे पास लग जाए हते और हम कहें कि जनाब आपके फॉरेन एसेट्स हैं, फिर आप 2015, 16, 12, 14 जो मर्जी पूछते रहे। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, फिर आ गया। अच्छा जी, Mr. Kamran has not filed return after tax year 2019. On 15th June 2022, Commissioner want to issue notice for filing of return to Kamran for tax year 2014. And Commissioner is satisfied that Mr. Kamran has foreign income or own foreign asset in tax year 2014. Can Commissioner issue notice? Yes. ठीक है ना? तो बिल्कुल एज अ स्पेशल जो है वो अब किसी भी टाइम फ्रेम तक जाया जा सकता है। ओके जी, फिर और सवाल इसी तरह क्या बनेगा जी? मिस्टर कामरान हैज नेवर फाइल्ड रिटर्न ऑन 15 जून 2022, तो पिछले 10 साल हो गए अगर नो अदर इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है ना। इस तरह यानी अगर यहां से कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल बनेंगे तो इस तरह से बन सकते हैं, ये आपने देख लिया। पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जब कोई रेड कलर में लिखा होता है तो आपको पता है कि ये नई अमेंडमेंट है, इसको हमें ज्यादा फोकस कर लेना चाहिए। पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, द बोर्ड शैल हैव द पावर टू इशू इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ATL से क्या मतलब है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, बट आर लाइबल टू फाइल रिटर्न। यानी वो कहता है कि बोर्ड के पास, बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अभी अथॉरिटीज हम पढ़ कर आए ना, बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो कहता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये इख्तियार, आजकल ये इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। वो कहता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इख्तियार है कि कोई जर्नल ऑर्डर जारी करे कि जिन लोगों के बारे में वो समझते हैं कि इन्होंने रिटर्न जमा करवानी थी और इन्होंने नहीं करवाई है, तो फिर क्या करे? इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर इशू में एंटेल एनी और ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। कहता फिर नीचे वाले आप जो है ना कंसिक्वेंसेस के साथ एक जर्नल ऑर्डर जारी करें। डिसेबलिंग ऑफ मोबाइल फोन और मोबाइल फोन सिम, वो कहते हैं इनके फोन बंद कर दें, इनके मोबाइल सिम बंद कर दें, खुद ही टैक्स दे देंगे। ये बात तो सही है। डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन, कहता है जी इनकी बिजली पानी बंद कर दें, गैस तो पहले ही नहीं आती, ठीक है ना, तो वो भी बंद कर दें। The board or commissioner have jurisdiction over the person mentioned in the income tax journal order may order restoration of mobile phone SIM connection। वो कहता है जैसे ही ये रिटर्न जमा करा दें बस फिर इनके फोन बहाल कर दें। अब ये नहीं है कि परमानेंटली हमने डिसेबल कर दिया। इसका मतलब क्या था कि ये रिटर्न जमा कराएं एक दफा और टैक्स नेट में आ जाए। नो पर्सन शैल इंक्लूडेड इन जर्नल ऑर्डर अनलेस फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन met with, namely notice under section 114 has been issued by commissioner demanding the return of income। वो कहता है सबसे पहले तो इसको नोटिस जारी करें 114(4) का, जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर आपने कहना कि भाई रिटर्न जमा करा दो, नहीं जमा कराओगे तो फिर तुम्हारा फोन बंद करने लगा, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह जमा करवा देंगे। डेट ऑफ कंप्लाइंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स हैज बीन लैप्स, और वो टाइम गुजर चुका हो, दायरा वो 30 दिन गुजर चुके हैं, उसके बाद फिर आपने द पर्सन हैज नॉट फाइल द रिटर्न, और अगर उसने नोटिस आया और नोटिस के बाद उसने रिटर्न जमा करा दी तो बस खत्म हो गई बात, रिटर्न ही लेना मकसद था। व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट, दायरा कंप्लीट कब होगी? जब 2-3 बातें लिखी हैं उसके अंदर। अब आपको पता है सारी रिटर्न जाती हैं वेबसाइट के जरिए से, तो वेबसाइट पे एक फॉर्म बना हुआ है, तो उसके अंदर हम जमा कर दें। इट शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का मतलब होता है भाई आपने खुद कुछ नहीं करना, बल्कि एक फॉर्म बना हुआ है, आप उसको फिल कर दें। जैसे आजकल आप ICAP का एडमिशन भेज रहे हैं ना, 8 तारीख है ना आखिरी, तो आप किस में भेज रहे हैं? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में भेज रहे हैं। ICAP ने नहीं कहा कि कागज पकड़े उसके ऊपर लिख दें भाई आपने कौन कौन से पेपर देने, नहीं, एक प्रिंटेड फॉर्मेट मौजूद है, यहाँ नाम लिख दें, यहाँ वल्दियत लिख दें, यहाँ ये लिख दें, दिस इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो कहते हैं इसी तरह प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फिल कर दें। एंड शैल कंटेन प्रेस्क्राइब्ड एनेक्स्चर एंड स्टेटमेंट।
वहाँ उसके साथ एनेक्स्टर्स बने हुए हैं, यानी वर्किंग नोट बने हुए हैं, एसेट्स की डिटेल, फलां की डिटेल, दिमाग की, तो उस फॉर्म को देखें, बस उसको फिल करते चले जाएं। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम और पर्सन, जैसे सैलरीड की अलग आ जाए, नॉन सैलरीड की अलग आ जाए, रेंटल इनकम, फलां, वो इख्तियार है कि जैसे भी हम उसके वहाँ फॉर्म बने पड़े हैं वो हमने फिल कर देने। shall state all relevant particular including a declaration of record kept। अगर जो पर्टिकुलर वहां डिक्लेयर करने हैं, मतलब वहां लिखा हुआ कि अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर करें, या एक आगे अभी हम पढ़ेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट का मतलब होता है अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिक्लेयर करें। एक फॉर्म होता है उसमें आपने अपने बच्चों के फीसिस वगैरह खर्चे डिक्लेयर करने होते हैं, तो वो सारी चीजें आपने वहां क्या करनी है, डिक्लेयर करनी है। अच्छा जी, shall be signed by an individual and in other cases it shall be signed by the person representative। या तो मैं खुद साइन करूं या मेरा ऑथराइज पर्सन, मेरा वकील जिसको मैं इख्तियार दूं, वो मेरी रिटर्न साइन कर दे। shall contain evidence of payment of tax as per return। और जो रिटर्न में, जब मैं रिटर्न जमा कर बनाऊंगा ना FBR के फॉर्म पे बैठकर, तो वो मेरा सारा डाटा ले लेगा, रिटर्न बनाएगा, मेरा टैक्स कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कि यार आपका इतना टैक्स बनता है। फर्ज किया जी 2.5 लाख रुपया टैक्स बनता है, तो वो आपको कहेगा जनाब पहले टैक्स जमा कराएं, तो आपको चालान का प्रिंट निकाल देगा। अब जाके नेशनल बैंक में या जो भी मीन्स ऑफ डिपॉजिटिंग टैक्स हैं वहाँ जमा कराएंगे, वहाँ से एक नंबर एलोकेट हो जाएगा, वो नंबर लाकर फिर फीड करेंगे सिस्टम में। सिस्टम फ़ौरन निफ्ट एक इदारा है हमारा NIFT, वो उसको वेरीफाई कर लेता है कि ऑनलाइन ही कि आपने पैसे जमा करा दिए हैं कि नहीं करा दिए। अगर आपने पैसे जमा करा दिए होते हैं तो वो आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये वो वाली बातें लिखी हुई हैं। शेल कंटेन अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, हमने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिक्लेयर करनी है। ये जो आजकल उसके अंदर हमने डिक्लेरेशन बतानी होती है कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज कितने हैं, मेरे डिपेंडेंट्स कितने हैं। वो जो आजकल वो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं ना, उसमें एक बड़ी रीज़न एलिगेशन जो लगाने की एलिगेशन वही कहते हैं कि आपने फलां चीज़ डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है ना। मियां नवाज शरीफ साहब को क्या एलिगेशन लगा था कि आपने जो सैलरी रिसीव करनी थी बेटे से वो आपने डिक्लेयर नहीं की, यहाँ नहीं डिक्लेयर की थी, ठीक है ना। यहाँ डिक्लेयर नहीं की हुई कि भाई ये मेरे रिसीवेबल आ रहे हैं, क्योंकि एसेट्स हो गए ना, आपके वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, आपने पैसे नहीं लिए बेटे से, तो कम से कम वेल्थ स्टेटमेंट में तो शो करते। इस बुनियाद पे पिछले 2018 के इलेक्शन में नाअहल करार दिया था। अब खान साहब के बारे में कहते हैं कि जी आपने यहाँ अपनी सारी औलाद डिक्लेयर नहीं की है। अब पढ़े कल का जो नॉमिनेशन पे, तो कभी बेटे से सैलरी ना लेने पे, कभी बेटी ना डिक्लेयर करने पे नाअहल होते हैं हमारे सियासतदान। ये अलमिया है, हमारे सिस्टम का अलमिया है कि जब हम एक ठान लेते हैं तो फिर उसी तरह हम सारा निज़ाम हमने ऐसे बना रखा है कि उसी तरह सियासतदानों को लेकर चल रहे होते हैं। तो जितने ये जो नॉमिनेशन के पेपर इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये वाले एलिगेशंस लगे हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। शैल बी अ कंप्लेंट विद अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। अगर फॉरेन एसेट्स हैं तो वो भी आपने डिक्लेयर करने हैं कि भाई ये मेरे फॉरेन एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने डिक्लेयर कर रखी हैं तो फिर इस रिटर्न को हम क्या कहते हैं, ये कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 114(2) के तहत, सेक्शन नंबर याद नहीं करने। इज रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली कंसिडर एज करेक्ट। अब ये पुरानी बात हो गई है, अब तो होती ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली है। शुरू में था कि आपको ऑप्शन दी गई थी, आप इलेक्ट्रॉनिक करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कर लें, मैनुअल करना चाहें मैनुअल कर लें। उससे पहले सारी रिटर्न्स मैनुअल होती थी, तो अब सारी रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती हैं, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तमाम। तो ये कोई इसकी कोई बात है नहीं अब ज़रूरत। अच्छा जी, रिवीजन ऑफ रिटर्न। क्या आपने रिटर्न एक दफ़ा सबमिट करवा दी है तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं? तो पता चला जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको ज़रा देखिएगा। 2 हिस्सों में बात बटी हुई है। आपने रिटर्न जमा करवाई, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, पहले 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको लगा कि मैंने रिटर्न गलत जमा करवा दी है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नो अप्रूवल ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड। आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज कर लें। आफ्टर
60 डेज, 60 दिन गुजर गए हैं। अब वो कहता है कि यार रिवाइज इनकम इज मोर देन इनकम इन रिटर्न। आप रिटर्न क्यों रिवाइज करना चाहते हो? आप कहते हो कि यार मैंने ना 24 लाख इनकम डिक्लेयर की थी, ये 36 लाख थी। वो कहते बिस्मिल्लाह जनाब, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, आ जाए जनाब। कहते बिठाओ साहब को। कहते नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैंने 24 लाख डिक्लेयर की थी, ये तो 18 थी। वो कहते हैं 18 थी। कहते यार नहीं, पहले हमारे से इजाजत ले लो, हमने आपको अलाउ करना है कि अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज रिक्वायर्ड। कमिश्नर हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल इन राइटिंग फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट। अच्छा, अब होगा क्या? ये अप्रूवल भी हमने कैसे लेनी? इलेक्ट्रॉनिकली। अब कमिश्नर साहब इतने फारिग अगर नहीं बैठे हुए, वो कहते अगर 60 दिन तक आपको अप्रूवल नहीं मिली ना, तो ज्यूम कर लो मिल ही गई है, खामोशी को नीम रजामंदी समझ के रिटर्न फाइल रिवाइज कर दो, आपको अप्रूवल मिल गई। तो ये एक थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे देखने की जरूरत है। पहले 60 दिन में कैसे बिहेवियर है, क्या आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, कर लें, दोनों केस नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर 60 दिन गुजर गए हैं तो फिर अगर आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनकम कम करना चाहते हैं तो कमिश्नर से इजाजत लें। लेकिन अगर कमिश्नर ने आपके लेटर का, ईमेल का जवाब नहीं दिया, 60 दिन गुजर गए हैं, तो इसका मतलब है आपको रिटर्न रिवाइज करना अलाउ हो गई है, अप्रूव हो गई है, टेंशन नहीं लेनी है। कैन रिटर्न वंस फर्निश बी रिवाइज? अब ये उसका लिखी हुई बातें आ गई जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में पहले समझा दी। ठीक होगी बात? बस एक छोटी सी बात और कर लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी कि नहीं, चैप्टर नहीं खत्म, इसका नाम चैप्टर नहीं रखना भाई। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट भी आ गई है। मैं थोड़ा सा बात को कहीं हम पार्क कर दें, ये सारी स्लाइड अभी हमने पढ़नी है, हम सिर्फ देख लें कि रिटर्न की डेट क्या है। ठीक है ना? वो लॉ ने तो ज़रा अलग अलग करके लिखी है, वहाँ डेट को डिस्कस कर लें, बस फिर यहाँ रुक जाएंगे, फिर इन्हें कल आके पढ़ेंगे यहाँ से आगे। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हमें जमा पता लग गया जी, रिटर्न जमा होनी है, कैसे होनी है, क्या क्या ऑप्शन है। डेट क्या है कंपनी के लिए? डेट क्या है? इफ टैक्स ईयर एंड बिटवीन जनवरी 1 टू 30 जून। वो कहता है अगर कंपनी ने अपना जो ईयर है वो इसके दरमियान में क्लोज कर रहा है, उसका टैक्स ईयर इसके दरमियान में क्लोज हो रहा है, तो इन्होंने दिसंबर में रिटर्न जमा करानी है। जैसे कल जो गुज़िश्ता कल था वो कंपनी की रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डे था। किन कंपनीज का? इन कंपनीज का जिनका टैक्स ईयर, आपको पता है टैक्स ईयर स्पेशल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल फॉल कर रहा है ना, नॉर्मल इसमें फॉल कर रहा है और स्पेशल के पहले 6 महीने भी इसमें फॉल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंपनीज तो कौन सी होंगी? नॉर्मल वाली होंगी। इसीलिए कल जो है, आप अगर गौर करें, कल बैंक खुले हुए थे, संडे होने के बावजूद बैंक खुले हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट में रिटर्न जमा हो रही थी, टैक्स जमा हो रहे थे, तो जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस थी वो खुली हुई थी ताकि वो टैक्स जमा करवा सकें लोग। फिर आगे दूसरी कंपनीज 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, इसमें सारी वो कंपनीज आएंगी जिनके स्पेशल टैक्स ईयर होंगे। इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? अब इन्हें 30 सितंबर अगले साल जो आएगा। बात समझ आई? जुलाई 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जिन कंपनीज का ईयर एंड आया है, स्पेशल टैक्स ईयर है, इसका मतलब है इन्होंने अब अगले साल, यानी ये जो आज साल हुआ इसके 30 सितंबर तक इनके पास टाइम है। तो कंपनी की 2 स्लॉट बन गई, कुछ कंपनी के लिए 31 दिसंबर और कुछ के लिए 30 सितंबर। कंपनी की कहानी हो गई खत्म। अब रह गया अदर देन कंपनीज। वो कहता है भाई जितने भी लोग हैं इन्होंने सारों ने 30 सितंबर को रिटर्न जमा करानी है, सब ने 30 सितंबर को रिटर्न जमा। बात समझ आ गई? इसका मतलब है हमने लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया, कंपनी को 2 हिस्सों में बांटा और बाकी सारे लोगों को उठा के हमने कहा भाई आपने कब रिटर्न जमा करानी है? 30 सितंबर को। एओपी भी इसमें आ गए, इंडिविजुअल भी इसमें आ गए, सैलरीड भी इसमें आ गए, नॉन सैलरीड भी इसमें आ गए, बस कंपनी ना हो आप, तो फिर आप यहाँ फॉल करते हैं। वो नॉर्मली इधर कंपनीज का ईयर एंड का फर्क होता है ना, ठीक है ना? बैंक तो कंपनी है ना, बैंक का ईयर एंड होता है
31 दिसंबर, कल बैंक का ईयर एंड था। 31 दिसंबर का मतलब है बैंक यहां फॉल किए, इसका मतलब है यहां रिटर्न जमा करवाएंगे फिर, ठीक है ना। A return required to be furnished for discontinued business shall be furnished by the due date specified in the notice। और अगर कोई बंदा कोई बिजनेस बंद कर रहा हो तो भी पीछे अब कल आएंगे तो ये बात पढ़ेंगे, जो हम स्लाइड जंप करके आए हैं उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि उसने भी कमिश्नर को बताना है कि भाई मैंने अपना ये कारोबार बंद कर दिया, तो कमिश्नर उसे नोटिस देगा कि अच्छा जनाब कारोबार बंद कर दिया ना, तो फिर यहाँ तक की रिटर्न जमा करवा दो। अब उसके अंदर ही रिटर्न की डेट मेंशन होगी, फिर ये वाली डेट्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, बल्कि कौन सी डेट उसकी आखिरी तारीख होगी जो वहां मेंशन होगी। कहते हैं क्या जो ये डेट्स हैं इसमें एक्सटेंशन हो सकती है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकती है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग द रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 114 में और 117 में और वेल्थ स्टेटमेंट 116 में। आपने ये सेक्शन याद नहीं करने, बस ऐसे ही वो करना है। मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट। वो कहता है जो ड्यू डेट थी ना, मसलन अगर किसी बंदे की रिटर्न जमा करवाने की तारीख थी 30 सितंबर 2023, तो वो इस तारीख तक ही एक्सटेंशन क्लेम कर सकता है। सुबह 1 अक्टूबर को आके एक्सटेंशन नहीं क्लेम कर सकता। ड्यू डेट के अंदर आपने क्या करनी है? एक्सटेंशन क्लेम करनी है। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट the applicant is unable to furnish the return by due date because of absence from Pakistan, sickness or other misadventure or any other reasonable cause, तो फिर वो बता सकता है कि भाई मैं रिटर्न जमा नहीं करवा सकता क्योंकि मैं 9 मई के वाकयात में मतलूब हूँ और फिलहाल छुपा हुआ हूँ। फॉर एनी अदर कॉज भी यह बात आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो फिर आप अपनी एक्सटेंशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन क्लेम करने के लिए जो ज़रूरी बात है वो ये देखनी है कि विद इन ड्यू डेट। एक बात, द कमिश्नर मे ग्रांट एप्लीकेंट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम ड्यू डेट। अच्छा जी, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस लॉन्गर टाइम में बी, यानी जर्नली 15 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हुए तो फिर 15 से ज्यादा की बात की जा सकती है। अच्छा जी, वो कहते हैं यार अगर एक्सटेंशन मिल गई है तो फिर टैक्स का क्या बनेगा? कहते हैं टैक्स फिर भी जमा कराना ड्यू डेट में। इसका मतलब यह है कि जब आपने एक्सटेंशन ली, टैक्स जमा नहीं कराया, तो टैक्स लेट करने से उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जिसका नाम डिफॉल्ट सरचार्ज रखा हुआ है आपने, तो फिर वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप 15 दिन का, ये नहीं है कि 15 दिन में टैक्सेस लेट करेंगे, नहीं, या तो टैक्सेस जमा करा दें या फिर 15 दिन बाद अगर आप आकर रिटर्न जमा कराएंगे तो जो 15 दिन का इंटरेस्ट होगा फिर वो आपको पे करना पड़ जाएगा। Where the commissioner has not granted extension for furnishing return, chief commissioner may on application made by the taxpayer grant extension or further extension up to 15। पहली आपने कमिश्नर से मांगी एक्सटेंशन, कमिश्नर ने एक्सटेंशन नहीं दी, तो आप चीफ कमिश्नर के पास चले गए, यार मैंने कमिश्नर से मांगी थी एक्सटेंशन लेकिन इसने मुझे ग्रांट नहीं किया, हालांकि मेरा हक बनता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स। तो फिर चीफ कमिश्नर उसे एक्सटेंड कर सकता है, या आपने पहली 15 दिन की एक्सटेंशन कमिश्नर से ले ली, उसने दे दी, फिर आप फर्दर एक्सटेंशन मांग रहे हैं लेकिन कमिश्नर कह रहा है यार मेरे पास नहीं है एक्सटेंशन फर्दर, आप चीफ कमिश्नर के पास चले गए, उसने भी 15 दिन की एक्सटेंशन आपको दे दी, ऐसे 1 महीना लेट हो गया। वो कहता है भाई आपको 1 महीने में डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। एक्सटेंशन का ये मतलब नहीं है कि आप अब 1 महीना टैक्स लेट देंगे तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट हम फिर भी ले रहे होंगे। कल आएंगे तो यहाँ से आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह।